हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे। और आज के लेक्चर में क्लास 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम कवर करने वाला हूं मैं। विद इन 1 आवर, 1 घंटे का लेक्चर है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इसमें क्वेश्चंस नहीं करेंगे या फिर थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। बेसिक्स से आप लोगों को थ्योरी भी समझाऊंगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करता हुआ चलूंगा। तो वरी नॉट, अगर आप ये लेक्चर देख लेते हो उसके बाद आपको बाइनोमियल थ्योरम छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आराम से आलती बालती मार के बैठ जाओ, ईयरफोन्स लगा लो कान में, 1.25x की स्पीड पे देखना चाहो तो देख सकते हो और साथ में नोट्स जरूर बनाते रहना। तो चले यार चालू करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम किस चिड़िया का नाम है, क्यों आया ये कॉन्सेप्ट, सबसे पहले ये समझते हैं। यार देखो अगर मेरे को किसी का स्क्वायर करना हो, जैसे कोई बड़े नंबर का मान लो स्क्वायर करना हो, तो मैं इसका स्क्वायर बहुत इजीली कर सकता हूं। मैं इसमें यार यूज कर सकता हूं अपना a प्लस बी के होल स्क्वायर का फंडा भी। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं जानता हूं, वहां से मैं इसको इजीली कैलकुलेट कर लूंगा। फिर मान लो यार मेरे को कुछ ऐसा प्रॉब्लम दे दिया जाए 105 की पावर 101, मतलब हाइयर पावर्स में चला जाऊं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यार अब कैलकुलेशन में मेरे को बहुत डिफिकल्टी होने वाली है। तो इसी डिफिकल्टी को सॉल्व किया हमारी किसने, बाइनोमियल थ्योरम ने। बाइनोमियल थ्योरम ने। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या है बेटा? बाइनोमियल थ्योरम और कुछ नहीं है, एक एक्सपेंशन करने का बहुत बढ़िया तरीका है। और कैसे एक्सपेंशन? a प्लस बी की पावर n। अब यहां पे बेटा जो ये n है ना पावर में, ये आपका इंटीजर भी हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में हम लोगों को n को जो पढ़ना है वो पॉजिटिव इंटीजर्स लेके पढ़ना। ठीक है, तो हम लोग इसको इंटीजर लेके पढ़ेंगे आराम से। तो अब हम लोग इसको डिकोड करने वाले हैं कि a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन दिखता कैसे है। ठीक है, फिर हम लोग कुछ स्पेशल केसेस पे चलेंगे जहां पर हम लोग यार b की जगह माइनस बी डाल देंगे, तो a माइनस बी की पावर n का एक्सपेंशन कैसे होगा। फिर हम लोग a की जगह 1, b की जगह b ही या फिर x डाल देंगे, तो 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन, 1 माइनस x की पावर n का एक्सपेंशन। तो ये सब चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ेंगी बच्चों। ठीक है, और ऑब्जर्वेशंस कैसे करते हैं? पैटर्न को ऑब्जर्व करके। सबसे पहले हम पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। तो देखो यार कहानी क्या है, कहानी है भाई इसको डिकोड करना है सर हमको मिलके। ठीक है, तो आपको मेरी बहुत मदद करनी पड़ेगी, मेरे साथ मिलके ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो अगर मैं n की वैल्यू 0 डाल दूं, a प्लस बी की पावर 0, तो ये क्या होगा बेटा? 1, है ना। पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं, n की वैल्यू स्पेसिफिक डाल डाल के पैटर्न को ऑब्जर्व करना सिखा रहा हूं। तो a प्लस बी की पावर 1 क्या होगा बेटा? a प्लस बी। फिर अगर मैं बात करूं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ये भी हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर बेटा a प्लस बी का होल क्यूब की बात करूं मैं, तो आप बोलोगे सर ये भी पता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। यहीं तक ही रहने देते हैं। इन चारों को यूज करके हम लोग पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, वहां से हम इसके बारे में थोड़ा सा सोच पाएंगे। पहले तो हमको पता ही नहीं है कि पैटर्न है भी या नहीं, हम लोग देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, डिकोड करेंगे, फिर अगर पैटर्न मिलता है तो फिर हम लोग इसके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। यह है प्रोसेस। अगर बेटा मैं यहां पर आप लोगों को बोलूं कि पावर क्या है 0, और यहां पे क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ टर्म 1, यहां पे पावर क्या है बेटा 1, यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा हूं, कितनी है 2, यहां पे पावर क्या है 2, यहां पे राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3, यहां पे पावर क्या है 3, यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ टर्म्स में मेरे को एक पैटर्न दिखा है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो किसके बराबर है बेटा? जो पावर है ना उसमें आप +1 कर दो। ठीक है, उसमें आप +1 कर दो। तो पहली ऑब्जर्वेशन तो हम लोगों को ये मिल गई। उसके बाद दूसरी ऑब्जर्वेशन अगर हम लोग खोजने की कोशिश करें, थोड़ा सा खोजते हैं, तो यार देखो सिंपल सी बात है। अगर मैं यहां पे बात करूं पावर क्या है 1, यहां पर इंडिविजुअल टर्म्स की भी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 1। यहां पर अगर मैं पावर की बात करूं 2, देखो इस वाली टर्म की पावर 2, यहां पे ए बी
साथ में मल्टीप्लाइड है, तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, कंबाइंड पावर क्या हो जाएगी 1 + 1 2, डिग्री की बात कर रहा हूं। यहां पर भी देखो 2, a + b का होल क्यूब, तो यहां पर क्या है अगेन a की पावर क्यूब, a स्क्वायर और b की पावर 1, 2 + 1 3, a की पावर 1 b का स्क्वायर, 1 + 2 3, b का क्यूब। तो आपने देखा कि सर जो ये पावर यहां पर होगी ना, वही मेरी हर टर्म की भी कलेक्टिव पावर या फिर डिग्री होगी। मतलब ये चीज हमको समझ आ गई कि सर जो ये पावर है a + b रेज़ टू दी पावर जो भी है, वही पावर मेरे को हर टर्म में भी दिखने वाली है वही डिग्री मेरे को हर टर्म में भी कलेक्टिव दिखने वाली है। उसके बाद तीसरी ऑब्जर्वेशन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तीसरी ऑब्जर्वेशन की अगर मैं बात करूं, तो आप लोग ये देख पा रहे हो कि यहां पर a की पावर 1 b की पावर 1, यहां पे a का स्क्वायर था, फिर a की पावर 1 हुई, और यहां पे a की पावर 0 हो गई। a क्यूब a स्क्वायर a की पावर 1, अगेन a की पावर 0। यहां पे a की पावर 1 थी, यहां पर भी आप देख सकते हो a की पावर 0 हो गई। ठीक है, और यहां तो बेटा एक्चुअली ऐसे ही आप लिख सकते हो a की पावर 0 + b की पावर 0। तो आप देखो, थोड़ा सा पैटर्न ऑब्जर्व करो, आपको दिखेगा कि a की जो पावर है, मतलब यहां पे जो है उसकी पावर बाय 1 डिक्रीज होती जा रही है नेक्स्ट टर्म में जाके, और जो b की पावर है, ये भी ऑब्जर्व करना कि b की पावर सिमिलरली इंक्रीज होती जा रही है। तो दूसरी या तीसरी ऑब्जर्वेशन होगा ये कि जो a की पावर है बेटा आगे जा जाके हर टर्म में डिक्रीज हो रही है बाय 1, और b की पावर इंक्रीज हो रही है बाय 1। बस काम हो गया अपना। जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी हम लोगों ने समझ ली। अब इसको हम लोग एक बारी यहां पे लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस क्या है हमारी, आप लोगों की मदद के बिना ये चीजें मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाता, तो थैंक यू सो मच। चलो आके एक बार यहां पर अब हम लोग ऑब्जर्वेशंस को लिस्ट करते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है बेटा मेरी एक्सपेंशन में वो किसके बराबर है, पावर +1 के बराबर है, पावर +1 के बराबर है। फिर दूसरी ऑब्जर्वेशन कहती है कि जो a की पावर है इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग बाय 1, एंड b की जो पावर है, बेटा थोड़ा सा जुकाम और गला खराब हो रहा है ना, तो बीच में थोड़ा सा अगर खांसी करूं, थोड़ी सी छींक वगैरह है तो प्लीज माइंड मत करना, b की पावर इंक्रीज हो रही है बाय 1। ठीक है, ये दोनों चीजें थी, और अपना एक और फंडा था कि हर टर्म की डिग्री वही है, हर टर्म की डिग्री इज इक्वल टू n। ठीक है, इज इक्वल टू n। तो ये हमारे मोटे मोटे तौर पे 3 ऑब्जर्वेशन हो गए। अब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूं तो अभी तक मैं क्या चीजें सीख चुका हूं, ध्यान से सीखना, ध्यान से समझना कि अगर मैं इसको डिकोड करना चाहता हूं, नंबर 1 चीज मेरे को यह पता चल चुकी है कि इसकी एक्सपेंशन में n+1 टर्म्स होंगी। ठीक है, n+1 टर्म्स होंगी। उसके बाद दूसरी चीज क्या पता चली कि इसकी एक्सपेंशन कैसे होगी भैया, जैसे देखो यहां पर कहानी कैसे चालू हो रही है, a स्क्वायर से चालू हो रही है, तो इसकी भी जो कहानी होगी ना चालू, वो कैसे होगी, a की पावर n से चालू होगी। अब आपको पता है b की पावर क्या होगी, क्योंकि कलेक्टिव जो डिग्री होनी चाहिए वो पावर के बराबर होनी चाहिए, तो b की पावर 0 हो जाएगी। फिर क्या आएगा, a की पावर 1 से डिक्रीज होती रहेगी और b की पावर बढ़ती रहेगी, ऐसे। फिर a की पावर n-2, b की पावर 2, ऐसे करते करते बेटा लास्ट टर्म में क्या होगा, a की पावर 0 हो जाएगी और b की पावर n हो जाएगी। क्या कुछ मिसिंग लग रहा है, क्या कुछ मिसिंग लग रहा है? आप लोग बोलोगे सर यहां पे ए बी के साथ ये जो नंबर्स है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कोफिशिएंट, उसके बारे में अभी तक हम लोगों ने डिकोड नहीं किया है। तो अब हम लोग डिकोड करने वाले हैं कोफिशिएंट्स का पैटर्न। ठीक है, ध्यान से देखना, इतनी चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, डिकोड करने वाले हैं कोफिशिएंट्स का पैटर्न। मतलब यहां पर क्या आने वाला है,
वो कैसे पता लगेगा? अगर वो पता लग गया तो बेटा कहानी हमारी सॉल्व हो जाएगी। सो नाउ वी हैव टू डिकोड अबाउट कोफिशिएंट्स, डिकोड अबाउट कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स। चलो अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे, और अब बात करेंगे कोफिशिएंट्स की। एक फ्रेश पेज पे हम लोग कोफिशिएंट्स के बारे में बात करते हैं। चलो आ जाओ। अब देखो ध्यान से समझना, a प्लस बी, दोबारा से पहली वाली स्लाइड पे चलते हैं। यहां पे देखो क्या है बेटा, अकेला 1 खड़ा हुआ दिख रहा है, तो यहां पर अकेला 1 रख देता हूं। ठीक है, देखो मैं किस तरीके से बनाऊंगा भी सही ना, उस पर भी ध्यान देना आप लोग, फिर उसका रीजन भी बताऊंगा क्यों ऐसे कर रहा हूं। यहाँ पे क्या है, a के सामने 1 है और यहाँ पर b के सामने भी 1 है, तो दोनों के कोफिशिएंट क्या है, 1 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1, यहाँ पे लिखा मैंने 1 ऐसे। फिर a प्लस बी के स्क्वायर में क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, कोफिशिएंट्स की बात हो रही है भाई। तो यहाँ पर हो गया हमारा 1, फिर यहाँ पर हो गया हमारा 2, और यहाँ पर हो गया हमारा 1। फिर a प्लस बी के होल क्यूब में क्या होता है बेटा, 1 होता है, फिर 3, फिर 3, फिर 1, है ना। आप जाके देख सकते हो पिछली स्लाइड पे भी 3 3 1। आप लोग बोलोगे सर इसको आपने ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा जिसने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया ना, उसने इसी के हिसाब से पैटर्न ऑब्जर्व किया। एक ट्रायंगल टाइप की कुछ फॉर्मेशन आप लोगों को दिख रही होगी, एक ट्रायंगल टाइप की ऐसी कुछ फॉर्मेशन आप लोगों को दिख रही है। इस ट्रायंगल का एक बहुत प्यारा सा नाम है पास्कल ट्रायंगल। क्या बोला जाता है इसको, पास्कल ट्रायंगल। अब आप लोग ट्राई करो मेरे साथ मिलके कि इस ट्रायंगल में क्या पैटर्न आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। वही पैटर्न मैं कोफिशिएंट्स पे लगा दूंगा और मेरा गेम सही हो जाएगा। बताओ भाई। तो आप लोग बोलोगे सर अच्छा ठीक है मिलके सोचते हैं, अकेले क्यों करें हम, आप हमारी हेल्प करो। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैंने देखा कि यार जो ये है, मतलब ये दो साइड्स हैं ट्रायंगल की, यहां पे मेरे को 1 1 1 1 ही दिख रहा है, और जो ये एक्सट्रीम नंबर्स हैं यहां पर भी मेरे को 1 दिख रहा है। ये क्या है बेटा, a प्लस बी की पावर 0 के कॉरस्पॉन्डिंग। ये क्या है, a प्लस बी की पावर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स। ये क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये क्या है, a प्लस बी का क्यूब के कॉरस्पॉन्डिंग। तो आपको दिख रहा है कि यार हर किसी की एक्सपेंशन में अगर मैं कोफिशिएंट्स की बात करूं ना, तो एक्सट्रीम कोफिशिएंट्स क्या है मेरे, 1 है। इसमें एक्सट्रीम की बात ही नहीं है क्योंकि एक ही कोफिशिएंट है। तो a की पावर 1 में भी जो एक्सट्रीम कोफिशिएंट्स है, मतलब पहली वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म, उसके कोफिशिएंट क्या है, 1। a प्लस बी का स्क्वायर जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, उसके कोफिशिएंट क्या है, 1। और a प्लस बी का क्यूब में भी देखो जो फर्स्ट टर्म है और फोर्थ टर्म है, लास्ट टर्म है, उसके भी कोफिशिएंट क्या है, 1। तो मेरे को इतना समझ आ गया कि भाई जो पहला और लास्ट टर्म होगा ना, उसके कोफिशिएंट 1 आएंगे अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। अब इसमें एक और पैटर्न, अगर आपको एक्सट्रीम के बारे में पता चल गया तो बीच वालों के बारे में भी तो पता लगाओगे, उसके बिना कहानी अधूरी रह जाएगी। तो एक बात बताओ बेटा मेरे को, अगर मैं यहां पर पिछली रो के दोनों को ऐड कर दूं तो क्या ये मिलता है? क्या मैं यहां पर पिछली रो के इन दोनों को ऐड कर दूं तो नेक्स्ट रो का मेरे को ये बीच वाला मिल रहा है? क्या यहां पर मैं अगेन इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे को ये मिल रहा है? तो आपको दिख रहा है जो बीच के कोफिशिएंट्स हैं वो आपको पिछली वाली रो बता दे रही है ना। हम लोगों को ऐड करना है पिछली वाली रो में कोफिशिएंट्स को, वहां से हमको नेक्स्ट रो के कोफिशिएंट्स मिल जा रहे हैं। तो अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं यहां पर कि a प्लस बी की पावर 4 के कोफिशिएंट्स क्या होंगे, तो आप सबसे पहले तो यहां पर और यहां पर 1 लिख दोगे अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। अब आती है बीच की बात। अब आपको पता है बेटा कि 1 2 3 4, तो अगले वाले में 5 कोफिशिएंट्स होने वाले हैं, क्योंकि 5 पावर, देखो 4 है तो नंबर ऑफ टर्म क्या होगी, 5 होंगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 कोफिशिएंट्स आने वाला है, जिसमें से 2 एक्सट्रीम पता है, 3 के बीच ढूंढने हैं। ठीक है, 3 बीच के ढूंढने। कैसे ढूंढूंगा, इन दोनों को कंबाइन करके 4, इन दोनों को कंबाइन करके, देखो 3 ही पेयर्स बन रहे हैं, अपने आप ही पैटर्न हमको दे रहा है सॉल्व करके सारी चीजें, और यहां पर 4।
तो अगर मैं a प्लस बी की पावर 4 के कोफिशिएंट्स के बारे में बात करूं तो मेरे को कोफिशिएंट्स मिल चुके हैं, मेरे को इसके आगे भी पता है अकॉर्डिंग टू द पैटर्न क्या लिखना है। क्या लिखना है बेटा यहां पर? a की पावर 4 b की पावर 0, a क्यूब b स्क्वायर, a स्क्वायर b क्यूब, a की पावर 1 b की पावर 4, a की पावर 0 b की पावर 5। ले लो, तुम्हारा a प्लस बी की पावर 4 का एक्सपेंशन आ गया। देख रहे हो कितनी खूबसूरती से, कितनी, जिसने ये सोचा होगा यार, मतलब उसने किस तरीके से सिमेट्रिसिटी को, पैटर्न को ऑब्जर्व किया होगा और फिर इन कॉन्सेप्ट्स को बनाया होगा। समझ रहे हो बात? कितना इंटरेस्टिंग है। इसलिए ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ्स ना बहुत क्लोजली रिलेटेड दिखती है पैटर्न्स से, सिमेट्रिसिटी से। और अगर आप क्लास 10th में मुझसे पढ़े हो तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन में आपको सिमेट्रिसिटी दिखा के उन क्वेश्चंस को बहुत तुच्चा कर दिया था। तो इसलिए आप लोगों को इस तरीके से सोचना पड़ेगा और मजेदार चैप्टर है यार, है ना। चलो, तो काम बन गया, बताओ काम बन गया। आप लोग बोलोगे हाँ सर अब तो कोफिशिएंट्स के बारे में ही पता चल गया, तो फिर मैं तुम लोगों को बोलूंगा चलो यार इतने ही तुम ज्यादा शाणे हो, इतने ही स्मार्ट हो, तो जरा a प्लस बी की पावर 12 एक्सपैंड करके बता दो, इसकी एक्सपेंशन बता दो। तो तुम बोलोगे अरे सर बच्चों वाली बातें कर रहे हो, कोफिशिएंट के बारे में बाद में सोच लूंगा, पहले मैं लिख देता हूँ a की पावर 12 b की पावर 0, फिर सर बीच में प्लस का साइन आएगा क्योंकि आपने देखा था प्लस वाले में हर कहीं पे बीच में प्लस आ रहा था। a की पावर 11 b की पावर 1, a की पावर 10 b की पावर 2, सो ऑन करते करते सर a की पावर 0 हो जाएगी और b की पावर 12 हो जाएगी। और सर ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? 13 टर्म्स हो जाएंगी टोटल। ठीक है, अब ये कोफिशिएंट के बारे में सर हम लोग सोच लेते हैं। कोफिशिएंट के लिए कहां जाना पड़ेगा बेटा? पास्कल ट्रायंगल के पास जाना पड़ेगा, है ना। कहां जाना पड़ेगा? पास्कल ट्रायंगल के पास जाना पड़ेगा। लेकिन सर शिट, अगर मैं पास्कल ट्रायंगल में, देखो देखो बेटा, a प्लस बी की पावर 12 पास्कल ट्रायंगल के हिसाब से कौन सी होगी? 13th रो होगी। बोलो हाँ या ना। जैसे 0 वाला फर्स्ट रो है, 1 वाला सेकंड रो है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 12 वाले के कोफिशिएंट्स होंगे वो 13th रो में होंगे। 13th रो के एक्सट्रीम के कोफिशिएंट्स तो मेरे को पता है कि यहां भी 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा, लेकिन 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 ये बीच वाले जो कोफिशिएंट्स थे ये आपको इससे पहली वाली रो से मिलते थे। तो आपको इसके कोफिशिएंट्स के लिए कहां जाना पड़ेगा? 13th रो ऑफ पास्कल ट्रायंगल। फिर हमको याद आया कि यार 13th रो के जो ये बीच के कोफिशिएंट्स हैं वो तो क्या बताएगी? 12th रो बताएगी। 12th रो के बीच के कोफिशिएंट्स 11th रो बताएगी। 11th रो के बीच के कोफिशिएंट्स 10th रो बताएगी। मतलब सर मेरे को ये लिखने के लिए पूरी 13 रोज लिखनी पड़ेंगी। समझ रहे हो? तो मेरे को इसके लिए, इसको एक्सपैंड करने के लिए ऑल 13 रोज लिखनी पड़ेंगी। क्या ये काम बहुत ज्यादा हेक्टिक, टेडियस नहीं है? तो मतलब अभी भी हमारी समझ में कुछ कमी है, अभी भी हमारी समझ में कुछ कमी है। जब हम लोग कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए यार इस एक्सपेंशन को सीखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को विजुअलाइज करने के लिए एक्सपेंशन में सीखते हैं, तो इतना टाइम थोड़ा ना लगाएंगे यार कि हमेशा आप साइड में पास्कल ट्रायंगल बनाओगे और मान लो उसने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो 101 102 रो बनाओगे क्या आप? इतना टाइम है आपके पास? बेटा बूढ़े हो जाओगे, दोस्तों के बच्चे हो जाएंगे जब तक, है ना। तो यहां पर हमको समझ आया कि देयर इज सम गैप स्टिल इन आवर अंडरस्टैंडिंग। उस गैप के ऊपर अब हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, मैंने थोड़े से पेजेस एक्स्ट्रा कर लिए हैं क्योंकि फ्लो में मैं ज़्यादा ही समझा देता हूँ कभी कभी। चलो लेकिन सही है, अभी 20 मिनट ही हुआ है, आराम से पढ़ते हैं, अभी अपने पास बहुत टाइम है, 40-45 मिनट में कवर करने की कोशिश करते हैं। यार देखो, हमने ना एक चैप्टर पढ़ा है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, हमने एक चैप्टर पढ़ा है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, उसमें हमने कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक वो चैप्टर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ इतनी चीज ध्यान में रखो कि एनसीआर क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट्स में आर कॉम्बिनेशंस। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल।
अब ये फैक्टोरियल क्या है, तो फैक्टोरियल और कुछ नहीं है। अगर मैं n फैक्टोरियल बोलता हूं तो मैं क्या मीन कर रहा हूं कि आपको n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अप टू फर्स्ट नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन चाहिए। जैसे अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूं तो मतलब क्या है, आप 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, फैक्टोरियल का साइन वो होता। ठीक है, और एनसीआर क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर एट अ टाइम। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर अभी नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैंने यूट्यूब पर उसका वन शॉट डाला हुआ है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। बेटा देखो यहां पर क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, यहां पे क्या था 1 1, और यहां पे था बेटा 1 2 1, फिर आया हमारा 1 3 3 1, फिर आया हमारा 1, यहां पर आएगा 4, यहां पर आएगा 6, यहां पर आएगा 4, यहां पर आएगा 1। ठीक है, अब हमको समझ आया कि सर अगर अब हायर एक्सपेंशंस करने हैं तो पास्कल ट्रायंगल मेरी हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो कुछ और भी हम लोगों को चाहिए। तो वहां पर हमारा ना कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट और कॉम्बिनेशन यूज आता है, हमारी हेल्प करने के लिए आगे आ जाता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यार 0C0 क्या होता है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 0C0 क्या होता है, फिर मैं आप लोगों से पूछूं कि 1C0 और 1C1 क्या होता है, फिर मैं आप लोगों से पूछूं 2C0 2C1 2C2 क्या होता है, जल्दी से मेरे को ये चीज आप निकाल के बताओ एक बार। इतने में एक टेक्स्ट कर लेता हूं। लंच के लिए बुला रहे हैं भाई दोस्त लोग। तो आप बोलोगे सर चलो यहां पे डाल के देखते हैं। 0 फैक्टोरियल क्या होता है बेटा, ध्यान रखना 0 फैक्टोरियल बाय डेफिनेशन 1 होता है। ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 माइनस 0 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, सो 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 के बराबर। 1C0 क्या होगा बेटा, 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 अगेन 1 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल मतलब क्या, 1 इंटू, मतलब उसके पास कोई है ही नहीं नेचुरल नंबर, तो 1 फैक्टोरियल इज 1, तो ये भी क्या हो गया हमारा 1। 1C1 किसके बराबर होगा, 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, अगेन इट इज इक्वल टू 1। 2C0 किसके बराबर है बेटा, 2C0 है हमारा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अगेन 2 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 1। 2C1 किसके बराबर है, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो ऊपर 2 इंटू 1 बचेगा और नीचे 1 खा जाएगा उसको, तो ये है 2 के बराबर। 2C2 किसके बराबर है, अगेन 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कट 0 फैक्टोरियल 1। चलो इसके बाद बताओ कि 3C0 3C1 3C2 और 3C3 किसके बराबर है। तो 3C0 की बात करूं बेटा तो आप लोग बोलोगे सर 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल अगेन 1। 3C3 की बात करूं डायरेक्टली तो आप बोलोगे सर 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये रहा आपका n, ये रहा आपका r, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अगेन 1। 3C1 किसके बराबर है, चलो एक आधी चीज करके भी दिखा देते हैं, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। देखो बेटा 3 फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हो, कोई भी हायर फैक्टोरियल को आप लोअर फैक्टोरियल की टर्म्स में तोड़ सकते हो। दिस इज नथिंग बट 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इज नथिंग बट 2 फैक्टोरियल, तो दिस इज इक्वल टू 3। सिमिलरली आप 3C2 भी निकाल के देखना, आपको 3 ही मिलेगा। तो अब बताओ, थोड़ी सी आंखें चमक रही है थोड़ी सी आंखें चमक रही है। 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1, अरे सर यही तो पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, मतलब अगली वाली 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4 यही मिलने वाले हैं। अब मतलब पता चल गया सर कि यहाँ पे तो एक बहुत खूबसूरत पैटर्न है, तो मैं अपने पास्कल ट्रायंगल को कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट की मदद से कैसे रिप्लेस कर सकता हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0C0। देन यहां पे बेटा क्या होगा, अब a प्लस बी की पावर n है, तो जो n होगा वहां से स्टार्ट होगा, यहां पे a प्लस बी है ना, 1C0 1C1 2C0 2C1 2C2 3C0 3C1, सॉरी इसको ढंग से लिखते हैं 3C1 3C2 3C3।
नेक्स्ट में क्या आएगा बेटा 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। अब देखो आप बोलोगे सर ये चालू कैसे हो रहा है, ये कैसे पता चल रहा है कि सर, तो देखो बेटा a प्लस बी की पावर 1, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी की पावर क्यूब, a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी की पावर 4। तो जो पावर है, जो n है, वो आपका n बन जाएगा यहां पे, ठीक है। एंड देन NC0, NC1, NC2 ऐसे कर करके आपको कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं और कहां तक, NCN तक लेके जाना है। अब मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि यार a प्लस बी का पावर 12 के कोफिशिएंट बता दो, अब आपको पिछली रो पे जाने की जरूरत नहीं है, गेम खत्म हो गया। इसका कोफिशिएंट क्या होगा 12C0, पहला कोफिशिएंट 1, लास्ट कोफिशिएंट 12C12, और बीच के कोफिशिएंट में ही तो फंस रहे थे ना, तो बीच के कोफिशिएंट मिल गए 12C1, 12C2, 12C3 एंड सो ऑन 12C11 तक। तो अब मुझे समझ आ गया कि सर सारा गेम खल्लास हो गया है, सारा गेम खल्लास हो गया है, सारी दुनिया मैंने समझ ली है सर, मजा आ गया। तो अब अगर मैं a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन लिखना चाहूं तो इट इज नाउ वेरी इजी फॉर यू गाइस टू डिकोड दिस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारे कोफिशिएंट्स क्या होंगे और इनके साथ की टर्म क्या होंगी। तो अब देखो बेटा, कोफिशिएंट पहला यहां से NC0, फिर साथ में क्या आएंगे भैया, a की पावर n, b की पावर 0 हटा रहा हूं, सिंपल करेंगे। फिर NC1 हो गया मेरा नेक्स्ट कोफिशिएंट, इसके साथ क्या आएगा, a की पावर 1 कम करो और b की पावर बढ़ाते चले जाओ। सम हमेशा पावर्स का n होना चाहिए, याद रखना, ये सब ऑब्जर्वेशन सिखाई है आपको। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी बेटा NC2, और यहां पर क्या होगा देखो, a की पावर n-2 इंटू बी का स्क्वायर। ऐसे करते करते लास्ट टर्म क्या होगी NCN, a की पावर 0 हटा दो उसको, b की पावर n लिखो डायरेक्टली। तो अब देखो आपकी जो फर्स्ट टर्म थी उसमें c के नीचे 0 है, सेकेंड टर्म में c के नीचे 1 है, थर्ड टर्म में c के नीचे 2 है। यहां से जनरल टर्म के बारे में भी बात करूंगा, अभी थोड़ी देर रुको, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझ आ गई, और जो यहां पे नीचे है वही b की पावर भी है, तो ये भी दो चीजें आप ऑब्जर्व करके रख लो। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि यार आपकी बाइनोमियल थ्योरम में जो टर्म्स हैं उसमें से आप मेरे को जनरल टर्म लिख के बता दो कि जनरल टर्म कैसी दिखेगी। तो देखो यार, जैसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी कर आए हैं, तो यहां पर अगर मेरे को इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की जनरल टर्म लिखनी है तो एक काम करता हूं, TR निकालता हूं, ठीक है। ऐसे ही करते थे ना, AR TR ऐसे ही करते थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी। तो आपको मैंने अभी बताया, अगर आपको rth टर्म चाहिए, आपको अगर rth टर्म चाहिए, जैसे यहां पर ये सेकेंड टर्म है तो नीचे दिख रहा है 1, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा NC, सेकेंड टर्म में 1 है, थर्ड टर्म में 2 है, मतलब एक कम है, तो rth टर्म में क्या होगा R-1। अगेन मैंने क्या बोला, जो ये नीचे वाला है वो क्या बन जाएगा, b की पावर बन जाएगा, और a की पावर क्या होगी बेटा, किस तरीके से पता चलेगी, a की पावर और इसकी पावर का जो समेशन होना चाहिए वो n के बराबर होना चाहिए एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, n माइनस r माइनस 1, मतलब माइनस r प्लस 1। ये हो गई मेरी rth टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर। लेकिन देखो ये कितना गंदा दिख रहा है, कितना गंदा दिख रहा है। अब जनरल टर्म को मैं ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूं अगर, कि मेरी r प्लस 1th टर्म जो होगी, r प्लस 1th टर्म क्या हो जाएगा, NCR हो जाएगा। अब एक कम यहां पे b की पावर क्या हो जाएगी बेटा r, और a की पावर क्या हो जाएगी n-r। तो देखो और सिंपल हो गया ना। इसलिए हम लोग जब जनरल टर्म की बात करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन की, तो वी यूज दिस फॉर्मूला बिकॉज दिस इज वेरी नाइस, है ना, नाइस लुकिंग, बढ़िया लुकिंग। तो r प्लस 1th टर्म का अगर आपको पता लगाना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंशन। कहानी क्लियर सारी की सारी, ठीक है। अब बेटा यहां से एक कॉन्सेप्ट और सीख लो, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे और धड़ाधड़ क्वेश्चंस करते रहेंगे। यहां पे एक स्लाइड मेरे को और ऐड करने दो, और इसका बेटा मैं PDF भी टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा। तो अगर आपने अभी तक दोस्तों ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम ग्रुप को, तो प्लीज आप लोग ज्वाइन जरूर कर लेना।
अब देखो यहां पे हम लोग एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं ध्यान से प्यार से, कि हमने a प्लस बी की पावर n की बात तो कर ली, लेकिन सर यहां से अगर मैं b की जगह माइनस बी डालू, ठीक है, ऑब्जर्व करो, देखो अगर मैं क्या कर रहा हूं बेटा, b की जगह माइनस बी डाल रहा हूं, तो अब मैं बात कर रहा हूं a माइनस बी की पावर n के एक्सपेंशन की। तो सिंपल सी बात है सर, जहां पे आप लोग b रखते थे वहां पे माइनस बी रख दो, है ना, वहां पर माइनस बी रख दो। तो देखो हमारा कैसे चालू होती थी, कहानी कैसे चालू होती थी यार, NC0 a की पावर n, यहां तो b की पावर 0 है, हटा दो, फिर NC1 यहां होता था बेटा मेरा b की पावर 1 आएगी ना, तो a की पावर n माइनस 1 और b की पावर 1, फिर नेक्स्ट में NC2 a की पावर n माइनस 2 और b का स्क्वायर, ऐसे करते करते एंड में पहुंच जाएंगे NCn b की पावर n तक। अब देखो यार b की जगह अगर आप माइनस बी डालोगे, क्या कर रहे हो, b की जगह अगर आप माइनस बी डालोगे तो फर्क कहां कहां दिखेगा, यह समझना बहुत जरूरी है। तो जहां जहां पे मेरी b की पावर ऑड होगी, जहां जहां पे मेरे b की पावर ऑड होगी वहां पे मेरा साइन माइनस हो जाएगा, जहां जहां पे मेरी b की पावर इवन होगी वहां पर क्या होगा बेटा, मेरे साइन में कोई फर्क नहीं आएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप b की जगह माइनस बी डालोगे तो b की पावर n माइनस बी की पावर n करोगे, ये कब सेम दिखेगा, जब n किसके बराबर है, इवन नंबर है, n इवन नंबर है। लेकिन अगर n आपका ऑड है, अगर n आपका ऑड है तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन चेंज हो जाएगा, तो b की पावर n इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस बी की पावर n हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो अब देखो ये रही आपकी फर्स्ट टर्म, ये रही आपकी सेकंड टर्म, ये रही आपकी थर्ड टर्म, सेकंड टर्म में b की पावर 1, थर्ड टर्म में b का स्क्वायर, तो मतलब ये टर्म इसके बाद स्किप करके जो अगली टर्म है यहां पे मेरे को b की पावर इवन दिख रही है, तो b की पावर ऑड एक्चुअली आ कहां रही है बेटा, इवन नंबर ऑफ टर्म्स में आएंगी। जो इवन नंबर पे है ना मेरी टर्म्स, इवन नंबर वाली टर्म्स, इवन नंबर वाली टर्म, जैसे दूसरी टर्म, चौथी टर्म, छठी टर्म, आठवीं टर्म, 10वीं टर्म, ये सारी क्या हो जाएंगी, माइनस साइन के साथ आएंगी। अब तो यहां पर आएगा बेटा प्लस, यहां पर आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे अब ऑर्डर चलने लगेगा। तो कुछ नहीं किया, हमने बेसिक लॉजिक लगाया है और a प्लस बी की पावर n से हम लोग a माइनस बी की पावर n को भी समझ गए, ठीक है। तो इसको आप अपने नोट्स में लिख लो कि अगर आप a प्लस बी की पावर n से a माइनस बी की पावर n जा रहे हो तो कौन सी टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी, इवन नंबर वाली टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी, क्योंकि वहां पे b की पावर ऑड है, सिंपल। चलो अब बेटा जो अभी तक हमने चीजें समझी है ना वो यहां पे लिख रखी हैं सारी की सारी, ताकि आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कर लो, जो भी मैंने चीजें समझाई हैं। a प्लस बी की पावर n हम लोग एक्सपैंड करके लिख रहे थे, इसको हम लोग सिग्मा या फिर समेशन फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये चीज आप सबको आती है ना। k की वैल्यू 0 से n तक जा रही है, nc के a की पावर n माइनस के और b के, देखो जो यहां है वो यहां है और यहां पे क्या आएगा, समेशन n होना चाहिए उसके हिसाब से, सिंपल, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग देख चुके हैं तो इस पे हम लोग बात नहीं करेंगे। अब हम लोग कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं, कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। वही मैंने बताया कि अगर a प्लस बी की पावर n से a माइनस बी की पावर n जाना हो, जैसे यहां पर इसने a की जगह x लिया है, b की जगह माइनस y लिया है, तो मतलब सेम ही कॉन्सेप्ट हो। तो देखो पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव आएगी, तो इस तरीके से चलती चली जाएगी कहानी, ठीक है। तो जो आपकी इवन नंबर पे टर्म्स होंगी ना वो आपकी नेगेटिव हो जाएंगी। उसके बाद सेकेंड आपका स्पेसिफिक केस 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा। तो यार खुद सोचो आराम से, NC0 इंटू 1 की पावर n फिर x की पावर 0, तो जहां पर भी 1 की पावर कुछ आएगी वो तो 1 ही बनता चला जाएगा। मतलब अब आपको सिर्फ वो b की पावर्स लिखनी है। तो देखो क्या हो गया, NC0 NC1 x की पावर 1, क्योंकि यहां पे 1 की पावर n माइनस 1 होगा वो ऑटोमेटिकली 1 है, NC2 x स्क्वायर, NC3 x क्यूब
अप टू NCN x की पावर n। अब यहीं से ही अगर मैं x की जगह -x डाल दूं तो मेरे को 1 - x की पावर n का मिल जाएगा, और वहां पर मेरी इवन वाली जो टर्म्स होंगी वो माइनस के साथ आ जाएंगी। यही आपको देखो नेक्स्ट स्लाइड पे भी देखने को मिलेगा। ये रहा सेकेंड नेगेटिव, फिर फोर्थ नेगेटिव, फिर सिक्स नेगेटिव एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर मैं 1 + x की पावर n में क्या करूं, x को भी 1 डाल दूं, मतलब 2 की पावर n का एक्सपेंशन की बात करूं, तो भाई आपको समझ आ गया कि सर जो ये कोफिशिएंट के साथ वाले जो चिपके हुए लोग थे ना, ये सारे 1 हो जाएंगे, मतलब NC0 + NC1 + NC2। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनडायरेक्टली। वो ये चीज दे देगा और वहां पे आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपको पता हो कि ये 2 की पावर n है, तो आपको इसको एज अ डायरेक्ट रिजल्ट भी दिमाग में रखना है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं यार अब, है ना, थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, मजेदार मजेदार क्वेश्चंस करते हैं, और फिर हम लोग सेशन को अंत भी करेंगे जल्दी। तो एक्सपैंड करना है भाई x² + 3/x की पावर 4 को। तो अब हमको आता है, सर ने सिखाया है कैसे हो जाएगा बेटा, 4C0 उसके आगे x का स्क्वायर की पावर 4 और 3/x की पावर 0, फिर प्लस 4C1 x² की पावर क्या हो जाएगी, अब एक का क्यूब और फिर 3/x की पावर 1, फिर प्लस 4C2 x² की पावर स्क्वायर इंटू 3/x का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4C3 x² की पावर क्या हो जाएगी, अब वहां तक 1 हो जाएगी, और यहां पर हो जाएगी बेटा हमारे पास क्या, 3/x का क्यूब, फिर लास्ट टर्म आएगी 4C4 और ये हो जाएगा x² की पावर 0 इंटू 3/x की पावर 4। अब ऐसे ही छोड़ दे क्या, नहीं बेटा, ठीक है, इसको तुमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो जैसे यहाँ पर x कटेगा, यहाँ पर x कटेगा, यहाँ पर x कटेगा, जहाँ पर भी जो भी कटाई पिटाई हो रही है वो करके तुमको सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा। इसको ऐसे मत छोड़ना, इसकी वैल्यूज डालनी पड़ेंगी। ठीक है, फॉर्मूला मैंने बता दिया, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। चलो आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना, आपके हो सकता है कि स्कूल एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हाँ, इसको हम लोग कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस कहते हैं। जैसे वो आपको पूछ रहा है कि 1.01 की पावर दिस ये बड़ा है या फिर 10,000 बड़ा है, तो ये एक्चुअली कुछ है नहीं। 101 की पावर 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6 है। ठीक है, क्या है बेटा, 10 की पावर 6 है। तो इसमें क्या करूंगा मैं, बाइनोमियल थ्योरम का कैसे यूज करूंगा, ध्यान से देखो, मेरे को a + b की पावर n का एक्सपेंशन पता है, यहां से मैं डिफरेंट केसेस में जा सकता हूं। तो अगर मैं इसको बेटा ऐसे लिख लूं, 1 + 0.1 की पावर ये जो भी है 1 2 3 4 5 6, इसका एक्सपेंशन करना मेरे को आता है। अब देखो ध्यान से देखना, आपको पता है ना एक्सट्रीम के कोफिशिएंट्स 1 होते हैं, तो जो भी आएगा ना 10 की पावर 6 C0 वो 1 ही होगा। ठीक है, तो 1 इंटू फिर क्या होगा, a की पावर दिस मतलब 1 की पावर दिस, जो भी है ये 1 ही होगा, ये भी 1 ही होगा, इंटू 0.1 की पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा। तो यहां से आपको सब कुछ 1 ही मिलने वाला है। ठीक है, प्लस फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा, तो अब दिस C1, ठीक है, दिस C1 तो 10 की पावर 6 C1 इंटू क्या हो जाएगा, इसकी पावर दिस -1, इसकी पावर दिस -1, 1 की पावर कुछ भी करूंगा 1 ही आएगा, तो इसको मैं 1 ही लिख रहा हूं, इंटू 0.1 की पावर क्या आएगा बेटा 1। ठीक है, 0.1 की पावर क्या आएगा 1। फिर अगर मैं इसके नेक्स्ट टर्म पे जाऊं तो ये हो जाएगा बेटा मेरा 10 की पावर 6 C2। ठीक है, इंटू यहां पर आएगा, अब 1 की पावर ही कुछ आएगा, तो उसको तो आप रहने दो, क्योंकि इसको देखो 1 + x की पावर n की तरह आप एक्सपैंड कर सकते हो। तो यहां पर हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर। बोलो, इतनी कहानी सबको क्लियर हो गई? दोबारा से देख लो भाई, देखना है तो। अब देखो बेटा, अगर मैं सिर्फ इसी वाली टर्म को पकड़ लूं, 10 की पावर 6 C1, ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6 माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये क्या होगा, मैंने क्या बताया था, अपर वाले फैक्टोरियल्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6 माइनस 1 फैक्टोरियल होगा। तो एक्चुअली ये 10 की पावर 6 के बराबर है, 10 की पावर 6 के बराबर है। और देखो 0.1 की पावर 1 मतलब 1/10, तो ये 10 की पावर 5 हो गया। तो ऑलरेडी ये इससे बड़ा हो गया। इसमें आप ये भी ऐड कर रहे हो, आगे भी ऐड करते चले जाओगे चीजें, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको दिख गया कि 1.01 की पावर 10 की पावर 6 इज ग्रेटर देन 10,000 फॉर श्योर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सारी एक्सपेंशन नहीं करनी, पहले की 2 या 3 टर्म से दिख जाएगा कि आप लोगों का ये वाली चीज इससे बड़ी है। चलो अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत जबरदस्त सवाल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। लेकिन बच्चे ना पता नहीं क्यों ये सोच के चलते हैं कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है सर वो तो मैं इग्नोर ही कर देता हूँ, आरडीआरएस के करता हूँ। बेटा सबसे पहले तुम यहां से अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करो, फिर तुम लोग अच्छे क्वेश्चंस पे जाना, मैं कराऊंगा अच्छे क्वेश्चंस भी। चलो कहानी को चालू करते हैं। यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 की पावर n माइनस 5n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25। तो यार यहां पर ना पहले एक बेसिक सी बात समझो, आप सबके सब पढ़कर आए हुए हो डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि सर मान लो जैसे कोई भी नंबर है a, आप उसको अगर 25 से डिवाइड कर रहे हो और आपको रिमाइंडर क्या बच रहा है बेटा 1, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि a विल बी इक्वल टू 25 का कोई मल्टीपल प्लस 1। ये क्या होता है बेटा, ये आपका क्वोशंट कहलाता है ना, इतनी बातें हम सबको पता है। और ये क्या है आपका रिमाइंडर, ये क्या है आपका रिमाइंडर। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25। मतलब 6 की पावर n माइनस 5n को जब मैं 25 से डिवाइड करता हूं तो मेरे को रिमाइंडर क्या मिलता है बेटा, 1 मिलता है। इसी को मैं और किस तरीके से लिख सकता हूं, 6 की पावर n माइनस 5n हैज टू बी इक्वल टू सम मल्टीपल ऑफ 25। ठीक है, सम मल्टीपल ऑफ 25, n नहीं लिखो यहां पे, k लिख दो। Some multiple of 25 and 1 will be added to it because remainder is this। तो अगर मैं कुछ भी करके यहां तक पहुंच जाऊं तो मैं ये चीज बोल सकता हूं, क्योंकि यही तो मतलब है ना इसका पूरी स्टेटमेंट का। तो अब यहां तक कैसे पहुंचूं, यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम लिखा हुआ है, तो सर कुछ तो स्ट्राइक करवाओ। कैसे कैसे कैसे, पावर बायनॉमियल थ्योरम मतलब क्या, a प्लस बी की पावर n, मतलब पावर वाली एक्सपेंशन है। पूरे के पूरी स्टेटमेंट में जो हमको चाहिए ये आना है यहां तक, बाय हुक और बाय क्रुक ये लाना है मेरे को। पावर कहां दिख रहा है, पावर कहां दिख रहा है, 6 की पावर n में। मतलब 6 की पावर n को एक्सपैंड करके ये सब चीजें दिख सकती हैं। ठीक है, 6 की पावर n को एक्सपैंड करके ये सब चीजें दिख सकती हैं। यहां पर मैं एक काम करता हूं, एक पेज निकाल देता हूं। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, डिलीट न्यू। चलो यहां तक समझ आ गया सभी को कि सर हमको क्या करना है, हमको 6 की पावर n के साथ खेलना पड़ेगा। अब सवाल ये होता है कि सर हमने पढ़ा क्या है, a प्लस बी की पावर n की एक्सपेंशन। अब मैं 6 को तोड़ू कैसे, a प्लस बी 6 के बराबर है तो 6 को कैसे तोड़ू, 1 प्लस 5, 2 प्लस 4, 3 प्लस 3, कैसे तोड़ू सर। तो ये आपको बताएगा आपका पीछे वाली स्टेटमेंट। देखो चाहिए क्या, 5 इंटू समथिंग, दिस इज नथिंग बट 5 का स्क्वायर। तो मतलब अगर मेरे को 5 की पावर कुछ चाहिए, दिस इज 5 की पावर 1, दिस इज 5 का स्क्वायर, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे सर 5 वाला टुकड़ा होना चाहिए। 5 वाला टुकड़ा कहां से आएगा, यहां से आएगा। मतलब कुछ नहीं, 1 प्लस एक्स की पावर n की एक्सपेंशन में x को आपको 5 पुट करना है, तो कहानी आती हुई दिखाई देगी।
चलो इसको एक्सपैंड करते हैं। पहले वाले भैया क्या हो जाएंगे, NC0 दैट इज इक्वल टू 1 होता है। 1 के बाद फिर ये 1 की पावर n इंटू 5 की पावर 0 दैट इज 1। तो ये तो 1 हो गया, इसको तो हटा दो। ठीक है, तो 6 की पावर n किसके बराबर है, ये मैं लिखने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं। पहली टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म क्या हो जाएगी बेटा, NC0 लिख चुका हूं, तो अब आएगा हमारे पास NC1। ठीक है, NC1 तो NC1 किसके बराबर होगा, आपको मैंने बताया था n के बराबर है NC1। आप देख भी सकते हो यार, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अगेन इसको n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखोगे तो वो कट जाएगा, तो n बचेगा सिर्फ। ठीक है, n इंटू अब 1 की पावर n माइनस 1 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 की पावर चलती रहेगी। तो आपको पता है 1 प्लस एक्स की पावर n की एक्सपेंशन में x वाली टर्म्स आती है। तो अब यहां पे क्या था बेटा, x की पावर 0 था, मतलब 5 की पावर 0 था, तो यहां पर क्या होगा 5 की पावर 1। फिर क्या होगा आगे अब होगा बेटा NC2। ठीक है, क्या होगा NC2 इंटू 1 की पावर जो भी होगी मेरे को फर्क नहीं है, 5 की पावर क्या होगी, अब एक और हो जाएगी स्क्वायर। फिर आगे NC3 5 का क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, देखो 6 की पावर n किसके बराबर आ गया, 1 प्लस 5n प्लस, यहां पे देखो 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 की पावर 4, सब में से 5 स्क्वायर कॉमन आ सकता है, मतलब 25 कॉमन आ सकता है। अंदर क्या बचा NC2 प्लस यहाँ पे क्या बचा NC3 इंटू 5, फिर अगला क्या बचेगा NC4 इंटू 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो सिंपल सी बात देखो, 6 की पावर n किसके बराबर आ गया, 1 प्लस 5n प्लस 25। ये जो भी आएगा बेटा एक बहुत खूबसूरत कोई सा भी नंबर आया हमको फर्क नहीं है, हमको पता है कि सर ये कुछ ना कुछ आपका बढ़िया ही दिखने वाला है। तो इसको मैं 25 इंटू k लिख सकता हूँ, 25 का मल्टीपल ही तो होगा जो भी होगा। बस क्या चाहिए था ये सर, लेकिन आया तो ये है, अरे भाई यहाँ पे 5n को यहाँ ले जाओगे तो यही तो मिलेगा 25k प्लस 1 जिसकी रिक्वायरमेंट थी। देख रहे हो बाइनोमियल थ्योरम की खूबसूरती, और क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है। मैंने आपको बताया क्यों कर रहे हैं, आप ध्यान से समझना क्यों हमने 6 की पावर n को एक्सपैंड किया है। पहले हमने देखा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने 6 को तोड़ा। क्यों ऐसे, 2 प्लस 4 भी तो कर सकते थे, 3 प्लस 3 भी तो कर सकते थे, क्यों नहीं किया, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, उसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब यार जनरल टर्म और मिडिल टर्म के बारे में बात करते हैं। जनरल टर्म के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर आपको जनरल टर्म लिखनी हो, मतलब r प्लस 1th टर्म के बारे में बात करें क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा दिखता है। ठीक है, डिनोटेड बाय TR प्लस 1, क्या होगा NCR, फिर b की पावर r और a की पावर n माइनस r। ध्यान रखना बहुत जगह यूज होगा ये फॉर्मूला। उसके बाद आते हैं मिडिल टर्म पे। ठीक है, अब बेटा आप लोगों को इतनी बात पता है कि यार अगर मेरा n जैसा होगा उसके हिसाब से नंबर ऑफ टर्म्स डिसाइड होंगी, क्योंकि a प्लस बी की पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहती हैं बेटा, n प्लस 1। ठीक है, n प्लस 1। तो अगर मेरा n इवन है, मतलब समथिंग लाइक ऐसा हो a प्लस बी की पावर 14, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी बेटा 15, मतलब n प्लस 1 क्या है, ऑड हो जाएगा। ठीक है, अगर n इवन है तो n प्लस 1 ऑब्वियसली ऑड हो जाएगा। अब अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, आप मिडिल टर्म कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करोगे भाई, आप इसमें एक ऐड कर दोगे, मतलब n प्लस 1 और 2 से डिवाइड कर दोगे, है ना। जैसे यहां पे 8th टर्म होगी आपकी, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, अगर आपका n इवन है मतलब नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 ऑड हो गई, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, सिंपल सा फॉर्मूला, हम लोग एपी में भी ये लोग पढ़कर आए हुए हैं, n/2 प्लस 1th टर्म, या तो ये कर सकते हो या तो ये कर सकते हो। ठीक है, n प्लस 1 में 1 जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, या तो जो पावर है उसी को 2 से डिवाइड करके प्लस 1 कर दो, सिंपल कहानी। अब सिमिलरली अगर बेटा आप लोगों का n क्या हो जाए, ऑड हो जाए, तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अब जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल टर्म्स कौन सी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। तो ये 2 मिडिल टर्म्स कैसे पता चलेंगी, जैसे एक स्पेसिफिक एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर a प्लस बी की पावर 13 की बात करें, तो अब नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगी बेटा 14।
तो 14 टर्म्स के बीच की टर्म कौन सी हो जाएंगी? 7वीं और 8वीं, मतलब डिवाइडेड बाय 2 और उसके बाद +1 वाली टर्म। तो n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म जो होगी वो, और इसके आगे जो अगली वाली टर्म होगी वो। ठीक है, जैसे यहां पर दिया हुआ है n+1/2th और n+1/2th +1 टर्म। कहानी क्लियर? ये सब चीजें हम लोग 10th में भी कर आए हुए हैं कि मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, तो इस पे हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। चलो अब एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए दोस्तों, है ना, कैसे करेंगे? फाइंड ए इफ द 17th and 18th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन दिस आर इक्वल। अब अगर मेरे को 17th और 18th टर्म को देखना है तो या तो मेरे को एक्सपेंशन बहुत अच्छे से दिमाग में होनी चाहिए, या तो मेरे को जनरल फॉर्मूला, जनरल टर्म का फॉर्मूला आना चाहिए। किसी भी तरीके से कर सकते हो यार। अगर मैं 17th टर्म लिखना चाहूं तो मैं सोचना चालू करूंगा, पहली टर्म NC0, दूसरी टर्म NC1, फिर NC2, तो मतलब 17th टर्म में NC16 आएगा, एक कम होता है ना, R+1 की जगह क्या आता है? R आता है। जो ये होता है सर वही B की पावर बनती है, और एक ऐसी पावर लेगा सर, क्या करेगा बेटा? इसका और इसका सम 50 के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर क्या किसकी जरूरत है? 34 की जरूरत है। ये हो गई आपकी 17th टर्म। ये किसके बराबर दी हुई है? 18th टर्म। 18th टर्म में NC17 हो जाएगा, इससे एक नीचे वाला, B की पावर 17 हो जाएगी, और A की पावर क्या हो जाएगी? 50 - 17 मतलब 33। बस इसको आप लोगों को सॉल्व करना है और आपको A की वैल्यू मिल जाएगी। और यहां पे देखो मैंने ये लिखा है, तो आप यहां पे क्या करोगे? ये हमारा क्या बन जाएगा? एक्सपेंशन उसके हिसाब से है ना, तो NC16, A की जगह 2 दिख रहा है, 2 की पावर 34, और B की जगह A दिख रहा है, तो ये हो जाएगा A की पावर 16 शुड बी इक्वल टू NC17 2 की पावर 33 इंटू A की पावर 17। इसको सॉल्व करोगे आप लोग फाइनली, तो आपको A की वैल्यू मिल जाएगी। यहां पर मैंने A+B के पावर n के हिसाब से लिखा, फिर मैंने देखा एक्चुअली ये था तो रिप्लेस कर दिया। क्लियर कहानी? ये अब सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप लोग कर सकते हो, इतना तो यार हो जाएगा। चलो अब कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन देखते हैं कि यार अगर हमको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यार इस टर्म में मतलब फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11, मतलब इस वाली पावर का कोफिशिएंट क्या होगा बताओ इस एक्सपेंशन में। तो अगेन यार कोफिशिएंट तक मैं पहुंच जाऊंगा अगर मैं वो टर्म पे पहुंच जाऊं जहां पे x की पावर 11 दिख रहा है। तो अगेन लेट मी यूज द जनरल टर्म का फॉर्मूला। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा कि यार कोई सी भी आप R+1th टर्म को कैसे लिख सकते हो बच्चों? पेन चेंज कर लेता हूं। NCR इंटू B की पावर R, A की पावर n-R। अब A की जगह ये, B की जगह ये डाल देते हैं। चलो ठीक है, तो अब ऑफ एक्सपेंशन x का क्यूब -2y में x का स्क्वायर। यार यहाँ पे ना कोई पावर की कमी है, एक सेकंड में पावर का वो देख लूँ कि यहाँ पे पावर कौन सी है, एक सेकंड देना मेरे को, ठीक है। लेट मी सी कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, ठीक है। कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। कभी कभी होता है ऐसे, जब आप पीपीटी पे ले आते हो ना चीज़ों को, तो चीज़ें थोड़ी सी, शायद 12 होगा या कुछ होगा, मे बी मेरे को लग रहा है कि 12 हो सकता है, देखते हैं। यार नेट ही नहीं चल रहा। थ्योरम आई थिंक मिल गया गाइस, 1 मिनट देना बस मेरे को। हाँ जी 12 है, ठीक है, इसकी पावर 12 है, सही पकड़ा अपन ने। तो अब 12 CR इंटू A की जगह क्या आएगा बेटा? x का क्यूब की पावर 12 - R, और B की जगह क्या आएगा? 2/x² की पावर R। देखो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। 12 CR
इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, x का क्यूब और 12 माइनस आर है तो ये हो जाएगा x की पावर 36 माइनस 3r, और ये हो जाएगा 2 की पावर r इंटू x का स्क्वायर, x की पावर 2r है ना, तो ये x की पावर माइनस 2r हो जाएगा ऊपर। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं किया। अब देखो ये भी जो भी आएगा r की वैल्यू डल के आएगा तो कांस्टेंट ही, तो इसको कोफिशिएंट के साथ मिला दो इंटू 2 की पावर r, सिंपल है, बहुत सिंपल है। और यहाँ पे x की पावर 36 माइनस 2r है और यहाँ पे माइनस 2r है, तो ये हो जाएगा बेटा 36, सॉरी x की पावर 36 माइनस 5r। अब x की पावर क्या चाहिए, 11 चाहिए, उसी का कोफिशिएंट देखना है, तो 36 माइनस 5r, आई होप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई, हैज टू बी इक्वल टू 11। तो ये हो जाएगा आपका 11 यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 5r, तो r की वैल्यू आ रही है बेटा 5। r की वैल्यू 5 आएगी तो ये x की पावर 11 बन जाएगा, ये आपका कोफिशिएंट बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर वुड बी 12c5 इंटू 2 की पावर 5। जेईई मेन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और आपके एनसीईआरटी से अब ये डिलीटेड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को करा रहा हूँ कि यार इतने सिंपल चीज़ें हैं, हम क्यों ना पढ़ें, क्यों ना समझें इनके बारे में। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको अब तरीका समझ आ गया कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। यार इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, पहले तो आप वो समझ लो। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब कि यार एक्स की पावर 0 टाइप का कुछ दिख जाए ताकि एक्स ना वैनिश हो जाए, मेरा गायब हो जाए। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन सबसे पहले हम एक जनरल टर्म देखेंगे कि कैसी दिख रही है। तो हम लोग जनरल टर्म देखते हैं, अगेन टी आर प्लस 1। इस बार डायरेक्टली लिखने की कोशिश करते हैं, 10 सी आर इंटू यहाँ पर आएगा a वाला फैक्टर, यहाँ पर आएगा b वाला फैक्टर। तो सबसे पहले इसकी पावर 2x स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी बेटा r। ठीक है, और a क्या है हमारा, ये अंडर रूट एक्स बाय अंडर रूट 3 है ना, हाँ, तो इसको x बाय 3 की पावर 1/2 कर देते हैं। तो x बाय 3 की पावर 1/2 की पावर क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, मेरा पावर है 10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस आर। ठीक है, 10 माइनस आर। अब इसको अगर मैं ओपन अप करने की कोशिश करूं बेटा, तो ये 10c r हो गया। देखो x से मतलब है ना, तो x का मतलब रखते हैं यहाँ पे, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो सिर्फ मेरे को बतानी है कि वो कौन सी टर्म होगी, तो पता चल जाएगी। तो x की पावर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1/2 और फिर 10 माइनस r हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/10 मतलब 5 माइनस r/2। ऊपर क्या आएगा बेटा, x की पावर 1/2 मतलब x की पावर 5 माइनस r/2। ठीक है, ये मैंने यहां से ओपन अप कर दिया, इनटू यहां पर हो जाएगा 3 की पावर 1/2r और 2x स्क्वायर की पावर r, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर की पावर r हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा, यहां से क्या निकलेगा बेटा नीचे, एक तो 2 की पावर r इंटू x की पावर 2r, x की पावर 2r। ठीक है, अब यहां पे बेटा जो कांस्टेंट्स है ना उनको आप साइड कर दो, जैसे ये कांस्टेंट है अपना, ठीक है, r की वैल्यू डालने पे कांस्टेंट हो जाएंगे, ये भी x की पावर क्या है, ये है। तो अगर आप देखो तो x की पावर 5 माइनस r/2 है और यहाँ पे x की पावर 2r है। तो अगर आप इनको डिवीजन में लोगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 5 माइनस r/2 माइनस 2r। अगर मैं यहाँ पे अब इस पावर को सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 10 माइनस r माइनस 10r। ठीक है, कहानी क्लियर, सॉरी यहाँ पे 4r होगा, है ना, दो अपना एलसीएम है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस r माइनस ऑफ 4r। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 माइनस 5r। अब बेटा इसी पावर को, x की पावर को अगर x से इंडिपेंडेंट बनानी है टर्म, तो x को गायब करना पड़ेगा, मतलब 10 माइनस 5r को 0 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर आपको नहीं दिख रहा तो यहां देख लो, 10 माइनस 5r को 0 पुट करना पड़ेगा। ये कब होगा, r इज इक्वल टू 2 पे। r इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, ध्यान रखना, r इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि ये t3 है। तो जो हमारी थर्ड टर्म होगी इस बायनॉमियल एक्सपेंशन में, वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी।
ठीक है। तो मैंने आपको जो एंड में 2 क्वेश्चंस करवाए हैं, ये क्वेश्चंस आपके स्कूल में नहीं पूछे जाएंगे शायद, क्योंकि सिलेबस से डिलीट हो गए हैं, लेकिन आपको आने चाहिए यार, सिंपल है ना, सिंपल हमारी r+1 टर्म के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो हम लोग यार चीज़ों को यहाँ पर एंड करते हैं। इतना ही आपका बायनॉमियल थ्योरम है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा सा एनसीईआरटी से ऊपर लेवल का ही मैंने आपको समझाया है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 1 घंटे के अंदर अच्छे से मैंने कंपाइल कर दिया। कोई भी डाउट्स रह जाए, कोई भी कन्फ्यूजन रह जाए, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप लोग चैनल पर बने रहो, वन शॉट्स आप लोगों को मिलते चले जाएंगे। नेक्स्ट वन शॉट आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज़ का, जो कल ही शूट कर दूंगा, आप टीम अपने अकॉर्डिंग उसको डालती चली जाएगी। तो मेरी साइड से सारी की सारी चीज़ें जल्दी जल्दी होने वाली हैं। नेक्स्ट 20 से 25 दिन के अंदर आपको 11th के सारे वन शॉट्स मिल जाएंगे। ऑलरेडी 7-8 वन शॉट गए हुए हैं, अब कुछ ही रह गए हैं, वो भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, और मुझे पता है आप लोगों को लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ना है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का वन शॉट लंबा बनेगा, 4-5 घंटे का, तो उसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार कर दो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you so much for joining. This is your mathematics mentor Gagan Makkad signing off now. Jai Hind.